Unacademy. Let's crack it. नमस्कार। पिछले क्लास में मैं इस सीरीज के तहत राज्य और साम्राज्य का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें कि मूल रूप से मौर्य साम्राज्य के ऊपर चर्चा शामिल हुई थी। आज के क्लास में मैं आप लोगों को जिस टॉपिक की ओर लेके जा रहा हूं वह टॉपिक है गांव, शहर और व्यापार। तो बच्चों, एनसीईआरटी में जिस तरीके से कवरेज किया गया है उसके अंतर्गत थीम को केंद्र में रखा जाता है। इसमें कई दफा कालक्रम का अतिक्रमण होता है, लेकिन जब मैं एनसीईआरटी का सीरीज चला रहा हूं तो आपको एनसीईआरटी के दायरे में रखकर ही पढ़ाता हूं। यह और बात है कि मैं इस दौरान यथासंभव कालक्रम स्पष्ट करता रहता हूं। यदि आप इस टॉपिक के आपकी एनसीईआरटी के कवरेज को देखेंगे तो मूल रूप से इस दौरान पोस्ट मॉडर्न पीरियड को ही कवर किया गया है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अलावे भी कुछ एक टॉपिक्स इसके अंदर शामिल होते हैं, जैसे कि मृदभांड, जैसे कि सिक्का। लेकिन यह जरूर याद रखिएगा कि यह टॉपिक जिस एक कालखंड को सेंट्रली कवर करता है वह है मौर्योत्तर काल, यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड। और इस दौर में आपको यह समझना है कि मौर्योत्तर काल के तहत नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों ही क्षेत्रों को कवर करता है। उसके बाद फिर देखोगे आप कि इस टॉपिक के अंतर्गत ज्यादा फोकस है इकोनॉमी एंड सोसाइटी के ऊपर। इकोनॉमी एंड सोसाइटी के ऊपर राजनीति के बारे में बहुत कम कवरेज है, और कम कवरेज है तो मैं इसे बढ़ा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि एनसीईआरटी के दायरे का उल्लंघन हो जाएगा, तो मैं उसे बढ़ाऊंगा भी नहीं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर एक एक लाइन में मैं रेफरेंस पॉइंट लेता जाऊंगा, अदरवाइज ज्यादा राजनीतिक विमर्श नहीं करूंगा। अब हम आपको यदि टॉपिक की अंदर की बात की ओर ले चलें, देखो सबसे पहला जो सब टॉपिक आपके काम का है वह है लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार का खेती से क्या नाता होता है? तो लोहा का जो औजार होता है उसकी सबसे पहली पहचान यह है कि वह युद्ध के उपकरण के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि भाला, फरसा, तलवार, बर्छा। लेकिन जब हम एग्रीकल्चर से जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कुल्हाड़ी, फाल, दराती, इस तरीके के उपकरण होंगे। फिर देखोगे कि इन उपकरणों की यदि पहचान आपने कर लिया तो इनकी उपयोगिता क्या होती है। पहली उपयोगिता यह होती है कि यह भूमि का विस्तार करे। कौन सी भूमि का? तो वो भूमि जो कृषि योग्य है, कृषि योग्य। यानी जंगलों की सफाई में लोहे के उपकरण की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। जो भूमि पहले कृषि योग्य नहीं थी उन क्षेत्रों को यदि कृषि योग्य बना लिया गया है तो नेचुरली कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। और दूसरी उपयोगिता क्या है? भूमि की उर्वरता में वृद्धि कर देती है यह पद्धति। यानी लोहे के उपकरण का उपयोग यदि करिएगा तो खेतों की थोड़ी गहरी जुताई होगी। गहरी जुताई होगी तो उसका जो म्यूकस का लेवल है, भूमि की जो आर्द्रता का स्तर है, वहां पर जाकर आप बीज को जब बोते हैं तो उसके पादप में तब्दील हो जाने की संभावना ज्यादा होती है, और इसके कारण एग्रीकल्चर के फसल में और अधिक वृद्धि हो जाती है। तो दो बातें आपको समझना है। एक यह कि
कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ और दूसरा ये कि भूमि की उर्वरता में वृद्धि हुई। दोनों का नतीजा क्या हुआ? एग्रीकल्चर में वृद्धि हुई। और एग्रीकल्चर में जब वृद्धि होती है तो इससे ग्रामीण जीवन तो संपन्न होता ही है। एग्रीकल्चर की जो समृद्धि है वह नगरीय जीवन को भी आधार देती है। इसके समानांतर आप देखोगे कि एग्रीकल्चर की वृद्धि और नगरीय जीवन का जब विकास होता है तो इसके कारण नया सामाजिक वर्ग उभरता है। वो नया सामाजिक वर्ग कृषकों का है, धनी कृषकों का है, भूमिहीन कृषकों का है, दासों का है, जो ग्रामीण स्तर पर आपको नजर आएंगे। फिर आप देखोगे कि कृषि ने जिस सरप्लस को प्रोड्यूस किया उसके आधार पर जब नगरीय जीवन उभरा तो उसके तहत उद्योगपतियों का, व्यापारियों का बड़ा वर्ग खड़ा होता है जो नगरों में रहते हैं। उनके साथ में श्रमिकों का एक वर्ग भी उभर कर आता है। दास के रूप में हम उनको गांव में भी काम करते हुए देखते हैं और नगर में भी काम करते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब कृषि और उद्योग व्यापार सब में उन्नति होती है और उसके परिणाम स्वरूप नगरीय जीवन का विकास होता है, नए नए सामाजिक वर्ग का उभार होता है, तो यह नया सामाजिक वर्ग समाज के पुराने सामाजिक ताना बाना को चैलेंज भी करेगा। पुराने ताना बाना के तहत वर्ण व्यवस्था चलती थी, ब्राह्मण धर्म की प्रबल स्थिति थी, उनको चैलेंज करते हुए बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि का उभार हुआ, जो आपने पीछे के क्लास में पढ़ा है। और इस दौर में भी यानी कि मौर्योत्तर काल में भी हमें यह चैलेंज विभिन्न क्षेत्रों में नजर आता है। यानी कि भारतीय समाज और संस्कृति को बहुत गहराई से प्रभावित करने वाला एक फैक्टर है श्रमण परंपरा का उभार और विकास, जो कि वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, और मानता भी है तो कहता है कि इसे कर्म आधारित कर दो, यानी कि जो समता पर आधारित सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं के निर्माण की बात करता है। फिर देखोगे कि जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एवं ट्रेड में सरप्लस प्रोड्यूस होगा, इससे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसके बदौलत बड़ी सेना, बड़ी नौकरशाही आदि का गठन संभव है। इसके बदौलत फिर बड़े राज्य बनने लगते हैं। उन्हीं राज्यों के तहत पहले आपने देखा था कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान 16 महाजनपद आए, फिर उनके बीच में से मगध का उभार हुआ, फिर वो आगे बढ़े तो मौर्य साम्राज्य में तब्दील हो गए। लेकिन जब आप पोस्ट मौर्यन पीरियड में जाते हैं तो देखते हैं कि साम्राज्य बिखर गया। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूरब से पश्चिमी भारत तक छोटे और क्षेत्रीय राज्य आपको उभरते हुए नजर आएंगे। इसी दौरान आप यह भी देखोगे कि भारत में विदेशी हमले भी बहुत हुए। इंडो ग्रीक का हमला हुआ, कई क्षेत्रों में उन्होंने शासन किया। फिर भारत में शक और सीथियन आए, उन्होंने भी अनेक क्षेत्रों में शासन किया। इसके बाद कुषाण आए, उन्होंने सबसे ज्यादा विस्तृत प्रदेश पर शासन किया। और इन सब के आने के रास्ते भारत में ट्रेड, इंडस्ट्री और कल्चर के क्षेत्र में भी कई स्तरों का परिवर्तन देखा गया है। फिर आप देखोगे कि इस दौर में जो सबसे रिमार्केबल बात है वो ये कि साम्राज्य बिखर गया। तो साम्राज्य के बिखराव से कई सारे इतिहासकारों ने शुरुआती दौर में ये संकेत लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह काल आर्थिक दृष्टि से पतन का काल है। और आर्थिक दृष्टि से पतन का काल होने के नाते रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया तो सेना कम हो गई, ब्यूरोक्रेसी छोटा हो गया तो राज्य छोटे हो गए। लेकिन जब हम इस काल के तमाम स्रोतों का अध्ययन करते हैं, चाहे विदेशियों के द्वारा दिया गया ब्यौरा, चाहे उस काल का भारतीयों का साहित्य, या उस काल से प्राप्त होने वाले पुरातात्विक स्रोत, विशेष तौर पर विदेशी मुद्रा, तो इन सब को देखने के बाद लगता है कि यह काल आर्थिक दृष्टि से पतन का काल नहीं था, बल्कि मौर्य काल के बाद का काल मौर्यों की तुलना में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड सभी क्षेत्रों में ज्यादा उन्नति का काल है, ज्यादा समृद्धि का काल है। इसके बावजूद यदि साम्राज्य बिखर गया है
और छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उभर कर आ गए हैं, तो इसके लिए कुछ और गहरे कारणों की खोज की जरूरत है। हालांकि उन कारणों की ओर मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम का डिमांड नहीं है। तो मैं आपको इस दौर का सामान्य परिचय दे चुका। इस परिचय के बीच से यदि हम इधर चलें कि लोहे के जो औजार हैं उन्होंने क्या उपयोगिता निभाया, तो उपयोगिता यही है कि इनके कारण एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन्नति आई। अब सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई। लोहे का पहला उपयोग भारत में लेटर वैदिक एज में हुआ है। उस दौरान इसका उपयोग हुआ था हथियार के रूप में। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान जब आते हो तो देखते हो कि लोहे के एग्रीकल्चरल टूल्स थोड़े थोड़े मिलने लगते हैं, और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे एग्रीकल्चरल टूल्स का और ज्यादा बड़े पैमाने पर मिलना संभव होता है। मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के दौरान लोहे के उपकरणों से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होने वाली उन्नति उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। इस विषय पर इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अब देखो बच्चों, आपके सामने में अगला पॉइंट क्या आ रहा है कि कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने वाले और कौन से कारक इस दौर में डेवलप हुए थे। लोहा तो एक कारक है ही, और कौन से कारक हैं तो उसके तहत चलकर देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि नए नए फसलों का विकास हो रहा था। इसके तहत आप देखोगे कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पहली दफा आम की खेती की शुरुआत होती है। आपने आम्रपाली का नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध के साथ में उनकी चर्चा होती है। वो आम के बागीचे में अपने महल में रहती थी। यहां से पहली दफा हमें आम के बारे में जानकारी मिलती है। फिर दूसरी बात आप देखोगे कि जितने भी फसल थे उन फसलों के उत्पादन में वृद्धि होते चली जाती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण फसल है चावल। चावल के बारे में आपको यह मालूम है कि इसका उत्पादन तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही हो रहा था। उसके भी पीछे चल के जाओ तो पाषाण काल में ही हमको कोलडिहवा, महदहा, सरायनाहर ऐसे स्थल मिलते हैं जहां से कि चावल के उत्पादन की जानकारी मिलती है। लेकिन छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में देखोगे कि चावल की जो खेती है उसमें रोपाई की एक पद्धति शुरू हो गई। रोपाई की पद्धति के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया है। इस टॉपिक में रोपाई की चर्चा दोबारा हुई है तो मैंने दोबारा उल्लेख भर कर दिया। इसके कारण बस इतनी ही बात कह सकते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। बाकी जो गेहूं है, दलहन है, तिलहन है, इन तमाम फसलों का उत्पादन बढ़ता चला जाता है। इसी क्रम में कपास की खेती भी बढ़ती चली जाती है। यानी कि सामान्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन भी हो रहा था खेती के तहत, और कमर्शियल प्रोडक्ट्स, व्यावसायिक उत्पादों का भी उत्पादन कार्य हो रहा था। एग्रीकल्चरिस्ट लोग दोनों तरह के उत्पाद अपनी भूमि से तैयार कर रहे थे, चाहे खाने के लिए चाहे व्यापारिक कार्यों में उपयोग में लाने के लिए। अब एक दूसरी बात जो इस टॉपिक के अंतर्गत दी गई है वह यह कि सिंचाई के क्षेत्र में कुछ ज्यादा प्रगति हुई थी। सिंचाई के मामले में आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के धर्मशास्त्र को पढ़ो तो या अर्थशास्त्र को पढ़ो तो दोनों ही जगहों पर यह अनुशंसा की गई है कि चाहे राजा हो चाहे लोग हो, सामान्य लोग, यदि वो सिंचाई के साधनों के विकास में योगदान करते हैं तो यह एक महान कार्य है। और इसीलिए हमको उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के राजा सिंचाई के क्षेत्र में योगदान देते हुए नजर आते हैं। जैसे कि मौर्य काल के बारे में ऐसे सुनो कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम का राजा ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और उसके बाद उसका पोता अशोक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था।
और इसके बाद हमें मौर्योत्तर काल के शक राजा रुद्रदामन उसी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करता हुआ नजर आता है, और इसकी जानकारी हमें उसी शक राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ से मिलने वाले अभिलेख से मिलती है, जिसमें उसने बताया कि इस नहर का निर्माण पहली दफा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, फिर अशोक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया, और अब मैं करवा रहा हूं। सिंचाई के क्षेत्र में योगदान करने के लिए दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य मिला है, उससे जो विभिन्न राजवंश मिले हैं, उन राजवंश के राजाओं का भी नाम उल्लेख में आता है। क्योंकि आपकी किताब में ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो मैं भी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में दे रहा हूं कि सिंचाई के क्षेत्र में कार्य हो रहा था। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सामान्य लोग यदि सिंचाई के क्षेत्र में योगदान करते हैं तो यह पुण्य का कार्य है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिलीजियस अटेनमेंट से जोड़ दिया गया है, आर्थिक समृद्धि को पुण्य के अर्जन से जोड़ दिया गया है, ताकि लोगों में इस कार्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हो। इस विषय पर इससे ज्यादा चर्चा रिक्वायर्ड नहीं है। अब चल के देखो कि गांव का जो जीवन था, उसके तहत कौन लोग थे जो गांव में रहते थे, उनकी क्या गतिविधियां थी, इस विषय को लेकर एक सब टॉपिक आपकी किताब में दिया गया है। और जब इस सब टॉपिक को डिस्कस किया गया है तो उसमें दक्षिण भारत के गांव और उत्तर भारत के गांव दोनों को कवर किया गया है। दक्षिण भारत के गांव से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। पहले तो एक सामान्य सी समझ बना के देखो कि गांव में कौन लोग रहेंगे। गांव में जो लोग रहेंगे वो या तो खेतीहर होंगे, या तो शिल्पीय लोग होंगे, और जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं। इसके अलावे जो गांव में कला संस्कृति धर्म आदि से जुड़े हुए लोग हैं, यही लोग तो रहते हैं गांव में। मोटे तौर पर यदि समझो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि गांव के अंदर यदि दक्षिण भारत की दशा पर ध्यान दें तो बड़े धनी किसानों का एक वर्ग नजर आएगा। बड़े धनी किसानों का जो वर्ग था उसे हम बेलाल कहते हैं। और बेलाल लोग जो होते थे उनके बारे में सामान्य समझ बनाना चाहो तो आप अपने दिमाग में जमींदार टाइप का एक इमेज बना सकते। ये वो लोग थे जो समृद्ध होने के नाते गांव के सोशियो पॉलिटिकल लाइफ में भी वाइटल रोल प्ले करते थे। इन लोगों के बीच से शासन में भी बड़े बड़े पदों पर लोगों की नियुक्तियां होती थी। इन लोगों का राजकीय परिवारों के साथ में भी वैवाहिक संबंध होता था। इनके बीच में से उस युग का राजकीय वर्ग तैयार होता था, जिसे अरसर कहा जाता था। अरसर, अरसर का मतलब राजकीय वर्ग। राजकीय वर्ग को क्रिएट करने वाला यह जो धनी कृषकों का समूह है वो क्या कहलाता था? वेलाल। धनी कृषकों का समूह। इसके बाद फिर आपको एक वर्ड मिलेगा उनवार। उनवार, उनवार का मतलब क्या हुआ? हलवाहा, माने जो खेत जोतने वाला, जोतने वाला कृषक। आप इसे पीजेंट कह सकते हैं, जो खेतों में जाके हल चलाता है उसे उनवार कहा जाता था। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, उनवार का मतलब क्या है? तो हलवाहा। इसके बाद कडेसियर। कडेसियर का मतलब होता है भूदास, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ दास वर्ग। फिर अडिमय है, इसका मतलब ही दास ही होता है।
यानी कि आप ये समझ लो कि गांव के अंदर आपको 3 श्रेणियां नजर आएंगी। धनी किसानों का वर्ग, फिर खेत में जाकर हलवाहा का काम करने वालों का वर्ग, और भूदास जिसमें अडिमय और कडेसियर आते हैं। इससे ज्यादा आपकी किताब में दिया नहीं गया है, तो मैं आपको इसकी गहराई में लेके नहीं जाऊंगा। लेकिन इस दौर में एक शब्द आपके सामने में सुनने को आया, संगम साहित्य। संगम साहित्य ही वो स्रोत है जिसके माध्यम से हमको इस काल के दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, और इसीलिए इस काल को संगम काल कहा जाता है। संगम साहित्य का मतलब होता है वह साहित्य जो साहित्यकारों के सम्मेलनों के दौरान रचे गए हैं। इस तरह के कुल 3 सम्मेलनों के होने की चर्चा होती है। उस दौरान बड़ी संख्या में साहित्यकार अपनी अपनी ओर से साहित्यिक रचनाएं किए। पहले संगम की कोई किताब अब उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम की सिर्फ एक किताब उपलब्ध है, जिसको हम व्याकरण की किताब के रूप में जानते हैं। उस किताब का नाम है तोलकाप्पियम। और बाकी किताबें जो संगम काल की है वह तीसरे संगम की है। आपकी किताब में संगम साहित्य के बारे में चर्चा नहीं की गई है, इसलिए मैं भी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन यह प्रॉमिस करता हूं कि किसी दिन मैं संगम साहित्य के ऊपर एक स्वतंत्र चर्चा लेकर आऊंगा, और उसके माध्यम से आपको मैं संगम साहित्य से परिचित करा दूंगा। तो संगम साहित्य के बारे में जितनी चर्चा मैंने किया उसे ही पर्याप्त जानिए, मतलब एनसीईआरटी के सीरीज के तहत पर्याप्त जानिए। ये नहीं कि तैयारी के ख्याल से संगम साहित्य के ऊपर फिर से चर्चा करूंगा। फिर देखो, उत्तर भारत के गांव की दशा पर यदि ध्यान दें, तो उत्तर भारत के गांव की दशा पर ध्यान दोगे तो सबसे पहला एक वर्ग जो नजर आता है वह है ग्राम भोजक। ग्राम भोजक माने ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान ये लोग बेसिकली गांव के धनी मानी किसानों के बीच में से ही उपजते थे। धनी मानी किसान अनेक हो सकते हैं, लेकिन ग्राम भोजक एक होता था। तो उत्तर भारत में भी ग्रामीण जीवन में धनी मानी किसानों का एक वर्ग था। उन्हीं में से कोई ग्राम भोजक बनता था, यानी गांव का प्रधान बनता था। और गांव का प्रधान बेसिकली गांव के लोगों के द्वारा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता था। ये कोई वंशानुगत राजतंत्रीय सिस्टम का नतीजा नहीं था, बल्कि रूरल रिपब्लिक का एक रिप्रेजेंटेशन है यह। इसके बाद गहपति। प्राकृत भाषा में गहपति शब्द मिलेगा और संस्कृत भाषा में गृहपति शब्द मिलेगा। इसका मतलब क्या है? तो कृषक, वो कृषक जो अपनी भूमि पर खेती करते थे, अपनी भूमि पर खेती करते थे। अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों के लिए अलग अलग कालों में अलग अलग आपको शब्द मिलेगा। जैसे मौर्य काल में जाइएगा, अर्थशास्त्र पढ़िएगा, तो आपको एक शब्द मिलेगा सुनने को, क्षेत्रक। वो आपकी किताब में नहीं है, मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन क्षेत्रक शब्द मिलेगा जिसका मतलब होता है अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसान। यदि आप मुगल काल में जाएंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा सुनने को, खुदकास्त। खुदकास्त, कास्त माने खेती, और खुद की खेती, यानी जो अपनी भूमि पर खेती करे ऐसे किसान को खुद कास्त कहा जाता था। और जो दूसरों की भूमि पर खेती करे उनको पाही कास्त कहा जाता था। तो इस तरीके से देखो तो यहां आपको गहपति या गृहपति मिलेगा। बौद्ध साहित्य जो प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में रचा गया है, उसमें ज्यादातर आपको गहपति शब्द मिलेगा और संस्कृत भाषा में गृहपति मिलेगा। इसके अलावा शिल्पकारों का वर्ग होता था। विभिन्न प्रकार के शिल्पकार होते थे, चाहे वो कपड़ा से जुड़े हुए हों, चाहे वो मिट्टी से जुड़े हुए हों, चाहे वो धातु से जुड़े हुए हों। तो इस विषय पर आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन कौन से शिल्पकार थे,
बस इतना कि गांव में शिल्पीय लोगों का भी एक वर्ग होता था। गांव में विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए धार्मिक समाज के लोग भी होते थे, कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग भी होते थे। लेकिन आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। सामान्य समझ के लिए आप ये देखो कि गांव में विभिन्न प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग तो रहेंगे। ज्यादा डोमिनेंस तो उन्हीं का होगा जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के अलावे गैर कृषकीय कार्य करने वाले लोग भी रहेंगे, चाहे वो धार्मिक लोग हों, कला के लोग हों, चाहे वो उद्योग और व्यापार के लोग हों। ठीक है, इसके बाद फिर हम आपको ले चलें अगले सब टॉपिक में। अगला सब टॉपिक यह है कि इसी दौर में यदि हम नगरीय जीवन पर ध्यान दें तो क्या दशा है। तो यदि आप भारत में नगरों के उत्थान और उसके विकास के ऊपर ध्यान दें तो आपको यह पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में पहली बार नगरीय जीवन आया और फिर कई सारे कारणों से उस नगरीय सभ्यता का पतन हो गया। फिर दूसरी बार जब आप नगरीय जीवन का तेजी से होने वाले उभार का अध्ययन करते हैं तो आपको 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर में आना होता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद से लगातार नगरों का विस्तार होता रहा। मौर्य काल में और ज्यादा नगर आ गए, मौर्योत्तर काल में और भी ज्यादा नगर आ गए। हम ये देखते हैं कि मौर्योत्तर काल के दौरान यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल सभी पार्ट ऑफ इंडिया में हमें कई सारे नगरों का उभार होता नजर आता है। आपकी किताब में नॉर्थ की ओर से मथुरा और साउथ की ओर से अरिकामेरू दो नगरों का उल्लेख दिया गया है। ऐसा नहीं है कि यही दो नगर थे, नगर तो सैकड़ों में है, लेकिन दो ही नगर दिया गया है। तो आपको सामान्य समझ बस इस बात को लेकर बनाना है कि नगरों में कौन लोग रहते थे। तो नगर ही बेसिकली उस युग में राजा की राजधानी भी होता था, तो नगर में राजा रहते थे। राजा के साथ में तमाम राजकीय अधिकारी रहेंगे, चाहे वो सैन्य विभाग के हों, चाहे वो नौकरशाही के हों, चाहे वो जुडिशियरी के हों, तमाम राजकीय वर्ग के लोग भी नगर में रहते थे। इसके बाद नगर के अंतर्गत आपको विभिन्न धर्म और कला की धाराओं से जुड़े हुए लोग नजर आएंगे, चाहे ब्राह्मण हों, बौद्ध हों, जैन हों, चाहे मूर्तिकार हों, चित्रकार हों, स्थापत्यकार हों, साहित्यकार हों, तमाम प्रकार के धार्मिक और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग अथवा साहित्य से जुड़े हुए लोग आपको नगरों में निवास करते हुए नजर आएंगे। ध्यान ये रखना है कि यह दौर भारत के इतिहास में साहित्य के विकास की दृष्टि से देखो या मूर्ति कला या स्थापत्य कला के विकास की दृष्टि से देखो तो काफी उन्नति का काल है। इसी दौर में आपको पहली बार बड़े पैमाने पर बड़े आकार के स्तूप बनते नजर आएंगे, अनेक अनेक चैत्य और विहार बनते नजर आएंगे। इस दौर में आपको गंधार और मथुरा की मूर्ति कला नजर आएगी। इस दौर में आपको रामायण और महाभारत की रचना नजर आएगी, वैदिक साहित्य का संकलन नजर आएगा, धर्म शास्त्रीय किताबों जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना नजर आएगी। पहली बार इसी दौर से हमको भारत के लोगों के द्वारा रचे गए नाटक नजर आते हैं। व्याकरण की किताब के तौर पर देखो तो आपको पातंजलि के द्वारा लिखी गई महाभाष्य नजर आती है। और भी अनेक रचनाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं हैं, ब्राह्मण धर्म से संबंधित रचनाएं हैं। व्याकरण के बाद देखो तो विज्ञान की रचनाएं हैं, चाहे चरक संहिता हो जो जनरल मेडिसिन पर है, चाहे सुश्रुत संहिता हो जो सर्जरी पर है, चाहे बक्साली पोथी हो जो गणित के ऊपर है। यह दौर बेसिकली कला, साहित्य आदि की दृष्टि से, स्थापत्य आदि की दृष्टि से काफी उन्नति का काल है। तो नगरों में रहने वाले लोगों का इसी प्रकार से आपको वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन नजर आएगा। फिर देखोगे
कि इस दौर में उद्योग का काफी तेजी से विकास हुआ, व्यापार का काफी तेजी से विकास हुआ। और जब उद्योग और व्यापार का विकास हुआ तो इसके कारण गिल्ड सिस्टम, जिसको संस्कृत में श्रेणी धर्म कहा गया है, उसका भी विकास होता नजर आएगा। श्रेणियां माने एक खास तरह का व्यवसाय करने वाले एक जगह के जो लोग होते थे वो अपनी ओर से एक समूह बना लेते थे और अपनी ओर से बनाए गए समूह के माध्यम से ही वो अपना व्यवसाय चलाते थे। इसके लिए वो एक नियम बना लेते थे। नियमों का पालन करना समूह के सदस्यों का दायित्व होता था। उल्लंघन करिएगा तो आपको श्रेणी से यानी समूह से निकाल दिया जाएगा। श्रेणियां सिक्का भी ढालते थे। श्रेणियां राजाओं के साथ संपर्क बनाकर राजकीय सहायता भी हासिल कर लेते थे। श्रेणियों के माध्यम से दूर दराज के साथ में व्यापार करना सहज हो गया, क्योंकि ये लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉमन तरीके से कैरी करते थे। ये सिक्योरिटी भी कॉमन तरीके से अफोर्ड कर लेते थे। ये दूर दराज से बल्क में वस्तुओं की खरीद करते थे तो बार्गेनिंग भी बेहतर कर लेते थे। श्रेणियों के रास्ते से उद्योग और व्यापार में तेजी आई, और उद्योग व्यापार में जब तेजी आई तो श्रेणी समाज के जो लोग थे वो संपन्न हो गए, और इनकी संपन्नता से इनकी सामाजिक दशा भी बेहतर हुई। और इनके संपन्न होने और इनके सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी व्यापक पैमाने पर संरक्षण मिलना जारी रहा। जारी रहा का मतलब यह है कि मौर्य काल के राजा ज्यादा संरक्षण दिए थे बौद्ध और जैन धर्म को, लेकिन मौर्यों के बाद के भारतीय राजाओं पर ध्यान दो तो आपको लगेगा कि ब्राह्मण धर्म को संरक्षण ज्यादा मिल रहा था। बावजूद इसके कि राजा ब्राह्मण धर्म को ज्यादा संरक्षण दे रहे थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी खूब फलता फूलता रहा। आखिर कैसे फलता फूलता रहा? तो उसका एक बड़ा कारण है श्रेणियों के द्वारा उनको दिया जाने वाला संरक्षण। और श्रेणियां संरक्षण देने में सक्षम कैसे हुई? क्योंकि उद्योग और व्यापार फला फूला। सही है। इस दौर में अनेक प्रकार के औद्योगिक और व्यापारिक वर्ग के लोग भी नगरों में रहते थे। कुल मिलाकर देखो तो नगरीय जीवन के बारे में यही जानकारी है। उत्तर में जो मथुरा है उसको देखो तो मथुरा कुषाणों का कैपिटल भी था। मथुरा से आपने जुड़ा हुआ मथुरा कला का अध्ययन किया है, आप ये देखेंगे कि मथुरा उस क्षेत्र में धार्मिक केंद्र भी था। आगे चलकर बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र बनता है जिसका संबंध कृष्ण से जोड़ा जाता है। दक्षिण में अड़िका मेरू देखेंगे आप। अड़िका मेरू उस समय एक बंदरगाह था। भारत और रोम के साथ में चलने वाले व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वहां से आपको एरेटाइन जैसा एक बर्तन मिलेगा। वहां से आपको भारत से विदेश की ओर भेजे जाने वाली वस्तुओं की भी जानकारी मिलेगी और विदेशों से भारत की ओर आने वाली वस्तुओं की भी जानकारी मिलेगी। इसकी चर्चा हम आगे व्यापार वाले में करने वाले हैं। तो नगरीय जीवन के बारे में फिर से इतनी ही जानकारी कि इस दौर में नगरीय जीवन का विस्तार हुआ। पहले से ज्यादा संख्या में नगर आए, पहले से ज्यादा बड़े नगर आए, कई सारे बंदरगाहीय नगर आए, औद्योगिक नगर आए, राजनीतिक और सांस्कृतिक नगर तो विकसित हो ही रहे थे। फिर देखो इस दौर के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है रोमन व्यापार का विकास। रोमन व्यापार का मतलब क्या है? रोम, इटली, उसके साथ भारत का व्यापार। रोम के साथ में भारत के व्यापार को समझने के पहले यह समझिए कि इस दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के रूप में रोमन साम्राज्य का नाम आता है। भारत में देखो कि मौर्य साम्राज्य बिखर गया था, और यूरोप में चलकर देखो तो ईसा की आरंभिक सदियों के दौरान एक ताकतवर साम्राज्य के तौर पर रोमन साम्राज्य का उद्भव होता है। इस रोमन साम्राज्य के साथ में भारत के उस समय के संपर्क और संबंध पे ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि रोमनों ने भारतीय कला को प्रभावित किया, जिसके तहत
गंधार कला का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। रोमनों के रास्ते भारत की मूर्तिकला तो प्रभावित होती ही है, भारतीय साहित्य, भारतीय स्थापत्य आदि के ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ा है, ऐसी चर्चा इतिहासकार करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोमनों ने भारत को जो प्रभावित किया, उससे ज्यादा प्रभाव भारत ने रोम पर डाला। अब चाहे रोम का प्रभाव भारत पे पड़ा हो, चाहे भारत का प्रभाव रोम पर पड़ा हो, इस प्रभाव का माध्यम खोजना जरूरी है कि कौन से रास्ते से ये प्रभावों का आना जाना हो। तो माध्यम था व्यापार। भारत के विदेश व्यापार का अध्ययन उस दौर के इतिहास का एक रोचक अध्याय है। इसके तहत सबसे रोचक अध्याय है भारत का रोम से व्यापार। और रोम से होने वाले व्यापार के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको स्रोत के रूप में मिलेगा प्लिनी। प्लिनी ने एक किताब लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका नाम से। एक दूसरा स्रोत मिलेगा पेरिप्लस। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसके अलावे आपको स्रोत मिलेगा सिक्का। कई सारे रोमन राजाओं के द्वारा ढाले गए सिक्के, जैसे ऑगस्टस या टिबेरियस या नीरो, ये सब रोमन किंग थे। उनके द्वारा ढाले गए सिक्के भारत में बड़ी संख्या में मिलते हैं। सोना के, चांदी के, तांबे के, तीनों ही धातुओं के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत और रोम के बीच में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। अब देखो कि मैं इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी किताब में इनकी चर्चा नहीं है। अब यह समझना है कि जब भारत और रोम के बीच में व्यापार चलता था तो व्यापार के चलने का माध्यम क्या होगा? तो स्वाभाविक रूप से समुद्र पारीय व्यापार है तो नौ परिवहन के रास्ते व्यापार होगा। नौ परिवहन के व्यापार के बाद आपको यह समझना पड़ेगा कि नौ परिवहन के रास्ते होने वाला व्यापार जब आपके देश में इकोनॉमिकली एक बड़ी एक्टिविटी हो जाए तो आपके देश में बंदरगाहों का बड़े पैमाने पर विकास होगा। इस दौर में आप देखोगे कि भारत में बड़ी संख्या में बंदरगाहीय केंद्रों का विकास होता नजर आता है, जैसे अरिका मेरू आपने अभी अभी पढ़ा। आप देखोगे कि उसी दौरान चोल राज्य के अंदर सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था पुहार। पुहार, उसी को हम कावेरी पत्तनम भी कहते हैं। कावेरी पत्तनम, पत्तनम का मतलब ही होता है बंदरगाह, कावेरी पत्तनम। उसी दौर में आप देखोगे कि दक्षिण भारत में एक राजवंश हुआ करता था, चेर राजवंश। चेर राजवंश केरल में होता था। उसका एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था मुजरिस। मुजरिस। आप देखोगे कि इसी दौरान यदि आपसे कोई पूछे कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था तो भरौच। भरौच, भरौच को भृगु कक्ष भी कहा जाता था और उसी को एक और नाम से भी बुलाया जाता था और वही नाम आपके एनसीईआरटी किताब में है, बेरी गाजा। बेरी गाजा या भृगु कक्ष या भरौच एक ही है। यह सातवाहन राजवंश के राज्य के अधीन हुआ करता था और भरौच चूंकि सातवाहनों के अधीन था इसलिए पोस्टमॉडर्न पीरियड में होने वाले भारत रोम के व्यापार के सबसे बड़े लाभार्थी सातवाहन ही होते थे। जो भी हो, आपको यह अंदाजा लग गया कि इस दौर में बड़ी संख्या में बंदरगाहों का विकास हुआ। अब बंदरगाहों के विकास के बाद एक बात रिमार्केबल है, वो ये कि यदि आप रोम और इंडिया के बीच में व्यापार का अध्ययन करना चाहेंगे और यह जानते हैं कि बंदरगाह के रास्ते फिर नौ परिवहन के माध्यम से व्यापार होता था, तो नौ परिवहन के तहत आपको इस दौर में हिप्पलुस का ज्ञान जरूरी है।
हिप्पलुस की चर्चा आपकी किताब में भी है। हिप्पलुस कौन है? तो हिप्पलुस एक व्यक्ति का नाम है जिसके बारे में यह चर्चा होती है कि उसने मॉनसूनी हवाओं की खोज किया था, जिसके कारण यह बात समझ में आ गई कि समुद्र में कब ज्वार आएगा और कब भाटा आएगा। इससे समुद्री व्यवहार की समझ जब बन गई तो समुद्र की यात्रा ज्यादा सुरक्षित हो गई, और समुद्र की यात्रा जब सुरक्षित हो गई तो व्यापारी लोग समुद्र के बीचों बीच अपना जहाज लेकर जाने लगे। इसके पूर्व के काल में जब तक कि हिप्पलुस ने मॉनसूनी हवाओं की खोज नहीं किया था, तब तक व्यापारी जब समुद्र का नौ परिवहनीय उपयोग करते थे तो बेसिकली वो समुद्र के अंदर उतरते तो थे लेकिन स्थल के किनारे किनारे ही चलते थे। तो अब यदि यहाँ के आदमी को यहाँ जाना है तो वह इस रास्ते से जाएगा, और अब सीधा जाने लगा। इसका मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की अवधि छोटी हो गई। इसका मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन जब बेहतर होगा तो व्यापार की संभावनाएं ज्यादा होगी, व्यापार की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, तो व्यापार में वृद्धि ज्यादा हो गई। अब आपको यह समझना है कि इस दौर में जब भारत और रोम के व्यापार में वृद्धि हो रही थी तो रोम और भारत के व्यापार में हमें यह समझना पड़ेगा कि हम क्या आयात करते थे और क्या निर्यात करते थे। यदि आप आयात की सामग्री पर ध्यान दें तो एक सामग्री है विलासिता की वस्तुओं की सामग्री, विलासिता की सामग्रियां। विलासिता की सामग्रियों में जैसे कि कॉस्मेटिक का आइटम, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन के बाद फिर देखोगे शराब, वाइन, इसके बाद कुछ बर्तन, शीशे का बर्तन, एक विशेष प्रकार का मृदभांड मिला है। मृदभांड है जिसको एरेटाइन बोलते हैं, एरेटाइन, एरेटाइन। इटली में एक शहर है एरेटाइन, उसी शहर के नाम पर इस बर्तन का नामकरण हुआ है। वो बर्तन हमको दक्षिण भारत से मिलता है, अड़ी का मेड़ू से मिला है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एरेटाइन क्या है, तो मृदभांड है। कहां का बर्तन है, तो रोम का है। भारत में कहां से आया, तो आयात के रास्ते आया। कहां से इसकी प्राप्ति हुई, तो अड़ी का मेड़ू से प्राप्ति हुई। ठीक है। इसके बाद फिर देखोगे कि सिक्के, सबसे ज्यादा संख्या में सिक्कों की प्राप्ति होती है। सिक्कों की प्राप्ति ज्यादा होती है, उसका वजह यह है कि भारत के लोग आयात कम कर रहे थे और निर्यात ज्यादा कर रहे थे। निर्यात ज्यादा कर रहे थे तो रोम से बड़े पैमाने पर सिक्के आते थे। प्लिनी ने लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका में कि कम से कम 5 करोड़ सेस्टर्स, सेस्टर्स माने सेस्टर वहां का सिक्का रहा होगा, 5 करोड़ सेस्टर्स सोना भारत की ओर जाता है रोम से प्रतिवर्ष। और भारत एक अंधा कुआं है जहां सिक्का जाता है लेकिन वहां से आता नहीं है। आता क्या है, तो वहां की सामग्रियां, वहां की सामग्रियां जो कि रोमन बाजार पर कब्जा कर चुकी हैं। नतीजा यह है कि रोम का उद्योग और व्यापार चौपट हो रहा है। रोम के लोग भारतीय वस्तुओं का उपयोग करके अपने समाज और संस्कृति के अंदर भी गिरावट को बढ़ावा दे रहे हैं। महिलाएं भारतीय वस्त्र पहनती हैं, इससे रोमन संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई है, संकट आ गया है। इस तरह की चिंताजनक स्थितियों की चर्चा प्लिनी ने किया है। प्लिनी जो कि एक रोमन व्यक्ति है और किताब लिखा है, और राजा से उम्मीद करता है कि भारत से आने वाली वस्तुओं के ऊपर रोक लगाए नहीं तो रोम की अर्थव्यवस्था और रोम की संस्कृति दोनों के ऊपर खतरा है। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में था, तो इंडिया के फेवर में। अब यहां पर आपको यह समझना है कि भारत से कौन सी वस्तुओं का निर्यात होता था,
तो काली मिर्च, इसे यवन प्रिया भी कहा गया है और इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा गया है, काला सोना। बहुत महंगे दाम पर बिकता था। इसके अलावे आप देखोगे रेशम, कपास, रेशम, कपास, सूती वस्त्र, हाथी दांत, महंगे रत्न। महंगे रत्न वाले में यह ध्यान रखिएगा, कुछ रत्न भारत आयात भी करता था लेकिन निर्यात ज्यादा करता था। जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां, खाद्यान्न, कुल मिलाकर आपको यह बात समझ में आए कि भारत से बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात होता था और इसी वजह से आयात कम और निर्यात ज्यादा था और भारत की ओर बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के आते थे। फिर याद करा देता हूं, सोना, चांदी, तांबे, तीनों धातु के सिक्के आते थे। सिक्के भारत के उत्तरी हिस्से से भी मिले हैं, दक्षिणी हिस्से से भी मिले हैं, लेकिन ज्यादा सिक्के मिले हैं दक्षिणी भारत से। फिर रोम के विभिन्न राजाओं के द्वारा ढाले गए सिक्के, मैंने बताया था ऑगस्टस, टिबेरियस, नीरो, इन राजाओं के द्वारा ढाले गए सिक्के मिलते हैं। बस इस विषय पर इतनी ही चर्चा। अब आगे बढ़िए। समुद्र तट से लगे हुए राज्य, समुद्र तट से लगे हुए राज्य के तहत देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि दक्षिण भारत में उस समय चोल, चेर और पांड्य, ये तीन राज्य नजर आएंगे। चोल उत्तरी तमिलनाडु में, ऐसे समझिए, नॉर्थ तमिलनाडु चोल, साउदर्न तमिलनाडु पांड्य, और केरल में चेर, ये थे। मैंने कहा है कि संगम साहित्य जब पढ़ाऊंगा तो मैं संगम काल के बारे में थोड़ी और चर्चा कर दूंगा। आज के क्लास में संगम के बारे में चर्चा करूं तो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा आपके दिमाग में। इसी वजह से मैं इस काल के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं। रेशम मार्ग और व्यापार। रेशम मार्ग और व्यापार का मतलब यह है कि भारत और रोम के बीच में उस युग में व्यापार का एक महत्वपूर्ण आइटम था रेशम, सिल्क। और सिल्क का उत्पादन केंद्र मुख्यतया चीन था। भारत में भी सिल्क उद्योग का विकास हो रहा था, लेकिन भारत की तुलना में चाइना सिल्क का ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर था और रोम जो था वो सिल्क का कंज्यूमर था, सिल्क का कंज्यूमर था, उपभोक्ता। और भारत के लोग क्या करते थे, चीन से रेशम की खरीद करते थे और रोम को जाकर बेच आते थे। मध्यवर्ती की भूमिका में भारत था, इंटरमीडियरी की भूमिका में भारत था, और इसके कारण भारत को बहुत बड़े पैमाने पर लाभ हो रहा था। और इस इंटरमीडियरी के अंतर्गत जो आपके अध्ययन के लिए उपयोगी है, जिसका स्मॉल कवरेज आपकी किताब में किया गया है, वो ये कि कुषाण राजवंशियों के काल में यदि आप उनके साम्राज्य के विस्तार क्षेत्र को देखो तो आपको यह पता चलेगा कि भारत और रोम के बीच में व्यापार की मुख्य सामग्री कौन सी है, तो सिल्क। तो सिल्क के व्यापार का एक रूट है जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, जो भारत और रोम और भारत और चीन को जोड़ता है। यानी समझिए कि रोम और चीन को कनेक्ट करने वाला एक रूट है
जिस रूट से होते हुए सिल्क का व्यापार होता था, इसीलिए उसको सिल्क रूट कहते थे। कौन सा राजवंश है जिसके राज्य के अधीन था यह सिल्क रूट? तो कुषाण राजवंश के अधीन था। बस इतनी बात आपको जानना है। तो सिल्क रूट से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला राज्य कौन होगा? तो कुषाण होगा। अब मृदभांड। मृदभांड का अध्ययन आपको मैंने पीछे के क्लासेस में कराया है। नवपाषाण काल में आपको रेगुलरली मृदभांड मिलने लगता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाओगे तो आपको ब्लैक ऑन रेड पॉटरी का एक विशेष किस्म का मृदभांड मिलेगा। यदि आप उसके बाद के कालखंड में चलकर देखो, चैल्कोलिथिक माने ताम्रपाषाण काल में जाओगे तो आपको ब्लैक एंड रेड मृदभांड नजर आएगा। इसी दौर में ऋग्वैदिक काल में आपको ओसीपी किस्म का एक मृदभांड नजर आएगा। यदि आप उत्तर वैदिक काल में जाके देखो तो आपको पीजीडब्ल्यू किस्म का एक मृदभांड नजर आएगा, चित्रित धूसर मृदभांड। और जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में जाओगे तो आपको मिलेगा एनबीपीडब्ल्यू। आपकी किताब में इसी एनबीपीडब्ल्यू को कवर किया गया है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी भारत से प्राप्त होने वाले मिट्टी के वो बर्तन जिसपे काले रंग का पॉलिश होता था, उत्तरी काले औपदार मृदभांड, चमकदार मृदभांड। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौर के दौरान यह मृदभांड उभरा है। मौर्य काल तक यही मृदभांड जारी है। मृदभांड की चर्चा इसलिए बार बार होती है क्योंकि मृदभांड एक ऐसी पुरातात्विक सामग्री है जिसका उपयोग करके उस दौर का इतिहास लिखने में काफी कामयाबी मिलती है। शुरुआती दौर में जब इतिहासकारों के पास में इतिहास लेखन के लिए सोर्सेस कम थे तो मृदभांड भी एक महत्वपूर्ण स्रोत था। जैसे जैसे सोर्सेस बढ़ते चले गए वैसे वैसे एक सोर्स के रूप में मृदभांड की उपयोगिता घटती चली गई। इसीलिए हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल का अध्ययन जब होता है तो मृदभांड का अध्ययन नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके एरेटाइन की चर्चा होती है। एरेटाइन की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि यह आयातित मृदभांड है जिससे कि विदेश व्यापार की जानकारी मिलती है और यह पता चलता है कि एरेटाइन नाम का एक मृदभांड हमने रोम से मंगाया था। इसके बाद इस काल के सिक्के, सिक्कों के ऊपर भी चलकर देखो तो आपको यह पता चले कि भारत के इतिहास में सिक्का का माने करेंसी का उपयोग सबसे पहली दफा छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर में हुआ है। उसके पूर्व के काल में वस्तु विनिमय प्रणाली का ही चलन था। शुरुआती दौर में सिक्के ढालने का काम श्रेणियों ने किया था। श्रेणी सिक्का ढालते थे तो सिक्का कैसे ढालते थे? धातु का जो मूल्य होता था उसी मूल्य का सिक्का चलता था। यानी सिक्का बनता था धातु से और सिक्के का मूल्य कितना होगा? सिक्के का वही मूल्य होगा जो धातु का मूल्य होगा। तो फिर सिक्का चलाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो सिक्का चलाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि धातु की शुद्धता की जांच कर पाना सबके वश में नहीं है। आप यदि अपना माल बेचना चाहते हैं, एक्स माल बेचना चाहते हैं, वाई माल खरीदना चाहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में कई तरह की सीमाएं हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपना माल लेकर जाए किसी के पास में और माल बेचकर उसका माल खरीदना चाहें। जिसके पास आप गए हैं खरीदने के लिए वो भी अपना माल बेचना चाहता है, लेकिन वो आपका वाला माल लेकर अपना माल बेचना नहीं चाहता है। उसको आपका वाला माल नहीं चाहिए। आप गेहूं लेके गए चावल खरीदने, जिसके पास चावल खरीदने के लिए गए वह चावल बेचना तो चाहता है लेकिन गेहूं लेना नहीं चाहता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली तो संभव ही नहीं है। लेकिन जब आप सिक्का देंगे, करेंसी देंगे, तो करेंसी सर्व स्वीकार्य एक ऐसा मटेरियल है जिसके रास्ते विनिमय का कार्य, ट्रांजैक्शन का कार्य सहज हो गया। तो जब ट्रांजैक्शन के लिए आपने करेंसी चुना तो करेंसी के लिए मटेरियल चुना। मटेरियल क्या है? धातु। धातु के मटेरियल के तहत प्रश्न उठा कि इसका मूल्य क्या होगा। तो मूल्य का निर्धारण स्टेट नहीं करता था। पहली दफा स्टेट के द्वारा मूल्य के निर्धारण का उदाहरण मिलता है मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में।
आज के डेट में जो करेंसी चलता है उस करेंसी का मूल्य स्टेट तय करता है, लेकिन प्राचीन काल में जो करेंसी चलता था उस करेंसी का मूल्य क्या होता था? तो वही जो धातु का मूल्य होता था। जब धातु के मूल्य को ही करेंसी का मूल्य बनाना है तो फिर सिक्का चलाया ही क्यों गया? तो इसलिए चलाया गया क्योंकि धातु के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शुद्धता या मिश्रण की। मिश्रण ज्यादा है तो धातु का मूल्य कम हो जाएगा, शुद्धता ज्यादा है धातु का मूल्य ज्यादा हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब आप अपना माल बेचने जाएंगे किसी के पास में, 100 मन गेहूं बेचे, 100 मन गेहूं के बदले में वह आपको धातु के कुछ सिक्के देगा। धातु के सिक्के के अंतर्गत प्योरिटी है कि नहीं इसकी जांच कर पाना क्या सामान्य किसान के वश में है? तो नहीं। तो सिक्के के अंदर जिस धातु का उपयोग किया गया है वह धातु शुद्ध है, उतना शुद्ध है जितने शुद्ध होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि सिक्का ढालने वाले बता देते थे कि इस धातु के सिक्के में कितनी प्योरिटी है, और जो बताने वाले होते थे उनकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर सिक्के का चलन होता था। शुरुआती दौर में गिल्ड ने सिक्का चलाया, तो गिल्ड में जो विश्वास करते थे सिर्फ वही लोग सिक्का उपयोग में लाते थे। लेकिन जब राजा ने सिक्का ढालना शुरू किया तो राजा की क्रेडिबिलिटी तो समस्त प्रजा के ऊपर होती है, तो इसलिए बड़े पैमाने पर सिक्के चलने लगे। इस दौर में आप देखोगे कि एक खास प्रकार का सिक्का आपको सुनने को मिलता है, उसको आहत सिक्का बोलते हैं। आहत सिक्का, आहत सिक्का को अंग्रेजी में बोला जाता है पंचमार्क। पंचमार्क कॉइन, यानी कि धातु के ऊपर एक विशेष प्रकार का ठप्पा लगा दिया जाता था जिसके माध्यम से राजा का राजकीय चिन्ह उस धातु के ऊपर अंकित हो जाता था। इसी को कहते हैं पंच कर देना। पंच करें और उससे मार्क उपज के आ गया, मतलब चिन्ह उपज के आ गया, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं आहत सिक्का। इस तरीके के सिक्के आपको बड़ी संख्या में मौर्य काल में चलते हुए नजर आएंगे। फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि मौर्य काल में जो सिक्के बड़ी संख्या में चल रहे हैं वो कौन से धातु के चल रहे हैं? तो चांदी के और तांबे के। चांदी के और तांबे के। मौर्य काल में सोने के सिक्के का कोई नामो निशान नहीं मिलता। मैंने पिछले क्लास में जब मौर्य साम्राज्य वाला टॉपिक पढ़ाया था तो अध्यक्ष मंडल की चर्चा करते हुए बताया था कि एक अध्यक्ष ऐसा भी था जो सिक्कों के ऊपर निगाह रखता था, उसकी शुद्धता पर निगाह रखता था। उस अधिकारी का क्या नाम है आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने पिछले क्लास में बताया है, आप इस क्लास में बता दीजिएगा। फिर देखोगे कि जब आप पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि ग्रीक शासक मिनंडर ने पहली दफा सोने का सिक्का चलाया। सोने का सिक्का चलाया। पहली बार सोने का सिक्का भारत में कौन चलाया? तो ग्रीक शासक मिनंडर ने। उसके बाद फिर आपको यह पता चलेगा कि पहली दफा बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का कौन चलाया? बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर गोल्ड कॉइन कौन चलाया? तो कुषाणों ने। कुषाण में भी जो राजा था वो कनिष्क नाम था। कनिष्क ने। इसके बाद फिर देखोगे कि सातवाहन शासकों ने भी सिक्कों के क्षेत्र में बड़ा योगदान किया है। उनका क्या योगदान है? तो उनका योगदान यह है कि उन्होंने तीसा और पोटीन के सिक्के पहली बार चलाए। तीसा का सिक्का पहली बार कौन चलाया? सातवाहन ने। पोटीन एक मिश्रित धातु है, उसका सिक्का पहली बार कौन चलाया? सातवाहन ने। ये सस्ते मूल्य के सिक्के हैं, लेकिन सस्ते मूल्य के सिक्के चलाने का मतलब है कि अब छोटे स्तर का विनिमय भी मुद्रा के माध्यम से हो रहा था, यानी कि यह मौद्रिक क्रांति का काल है। एक तरफ
बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके लिए सोने के सिक्के आ गए। दूसरा, छोटे छोटे स्तर पर भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें सिक्कों का उपयोग हो रहा है, यानी कि स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल के ट्रांजैक्शन में वृद्धि हो रही है। इस बात की पुष्टि होती है इन सिक्कों के माध्यम। सातवाहनों के सिक्कों का भंडार कहां मिला है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया गया है, पुराने वाले एनसीईआरटी किताब में दिया गया है जो रामचंद्र शर्मा साहब ने लिखा है। सातवाहनों के सिक्कों का भंडार हमको कहां से मिला है? आंध्र प्रदेश में करीमनगर जिला में। जगह का नाम आप बताइएगा। तो बच्चों, आज की चर्चा बस इतनी ही दूर तक। और इसके साथ ही एक सूचना, वो ये कि हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच शुरू हो रहा है। हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच ऑफलाइन शुरू हो रहा है मुखर्जी नगर में। 15 तारीख से नए बैच की शुरुआत है। आप सारे बच्चों का आगमन हो, मैं आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ। आप आइए, आप हमारे साथ परिश्रम करिए, हम आप पर आपसे ज़्यादा परिश्रम करते हैं। नमस्कार।